रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैक्ट चेकिंग यूनिट से जो आपके आईटी रूल 2022 की थी उनको क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो आज हम इसके अंदर देखेंगे फैक्ट चेकिंग यूनिट्स क्या होती हैं आपके आईटी रूल 2020 में। सेकंड हम जानेंगे आपके नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपके नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात की गई थी, तो क्या है और कैसे उसको हम इनिशिएट कर सकते हैं। वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार में। मेरा नाम नेहा है और आज हम स्टार्ट करेंगे 25 सितंबर 2024 का अपना एडिटोरियल एनालिसिस। जैसे हम कुछ प्रीलिम्स की फैक्ट्स की न्यूज देखेंगे, उसके बाद हम आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे फिर से एक आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे जहाँ पे नेशनल क्रेडिट की बात की गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आज हम देखेंगे। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि पिछले 3 सालों में हमारी एकेडमी ने 108 सिलेक्शन दिए हैं, जिसमें से 2024 में 51 सिलेक्शन हुए थे हमारी एकेडमी से। आपके 2023 में 24 सिलेक्शन थे, जिनमें अनिल कुमार जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी वो हमारे एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। जो बच्चे एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए न्यू बैच एकेडमी ने लॉन्च कर दी, जिसमें अभिमन्यु बैच है, आपको पूरी प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की फुल फ्लैश तैयारी करवाएगा। उसके अलावा आपकी मेंस की आंसर राइटिंग पे भी पूरा फोकस होगा इसके दौरान। ये आपके नंबर अवेलेबल करे गए हैं, यहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर पे जाके आप पूरा चीजें जितनी भी है उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप ऑफलाइन आके भी यहाँ ले सकते हैं और ऑनलाइन अपने घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं 25 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखो इसमें क्या है, आपके इंडेक्स में है, पहली न्यूज आई है प्रीलिम्स फैक्ट से रिलेटेड है। इसमें क्या बोल रहा है, आर्मी टू रिसीव अपाची चॉपर्स इन दिसंबर, डिप्लॉय आपके एलसीएच इन लद्दाख नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो आपके हेलीकॉप्टर्स थे वो डिले हो गए थे 6 महीने लेट अभी आए हैं। 3 हेलीकॉप्टर्स आए हैं जो आपके अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, वो कहाँ से आए हैं, आपके यूएसए से आए हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज हो जाती है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। इसमें इंडियन रेलवे टू ओवरहॉल एजिंग, जो आपकी सिग्नल्स हैं उनकी जो एजिंग हो रही है कैसे उसको ठीक किया जाए, आपके सेफ्टी कंसर्न ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। हम 3-4 बार पहले भी रेलवे के आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, तो उसी में ये कुछ रिकमेंडेशन है कि कैसे आप जो सिग्नल्स की एजिंग हो रही है उसको ठीक कर सकते हैं सेफ्टी पर्पज से। नेक्स्ट हमारा प्रीलिम फैक्ट से है, इसमें आपका क्या बोल रहा है कि मून सजेस्टेड इट हैड वोल्केनोज मोर रिसेंटली देन थॉट। यानी अभी जितना हम सोचते हैं उससे रिसेंट क्या हुई है, मून के अंदर वोल्केनिक इरप्शंस मिले। चाइना का एक स्पेस मिशन है जो वहां गया है, उसने मून से कुछ सैंपल्स लिए जिसमें उनको क्या वोल्केनिक इरप्शंस की चीजें मिली है, जो आपके रेयरस्ट ऑफ मेटल्स हैं वो मिले, मिनरल्स मिले है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो जाती है पेज नंबर 10 में। उसमें बोला है व्हाट आर रिट्रिकेशंस एंड व्हाई डू दे मैटर। रिट्रिकेशंस में क्या है आपका, इसके अंदर है कि कैसे इसका बेसिकली मतलब होता है त्याग, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि आपके साइंटिफिक जो स्टडीज होती है उसमें आपकी रिपोर्ट्स बनती है, तो कैसे उनमें एरर आने की वजह से या मिस्टेक होने की वजह से या प्रॉपर रिजल्ट ना आने की वजह से उनको विड्रॉ कर लिया जाता है आपके साइंटिफिक जो प्रॉपर एक शेड्यूल होता है जहाँ पे पूरी आपकी कंपाइलेशन ऑफ साइंटिफिक स्टडीज होती है। तो वहां पे क्या बोला गया है, यहाँ पे इस टर्म के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम इंडियन पॉलिटी में व्हाई द फैक्ट चेकिंग यूनिट्स वाज इनवैलिडेटेड। क्यों आपके हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपकी फैक्ट चेकिंग यूनिट्स को इनवैलिड किया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है एनसीआरएफ का। इस फ्रेमवर्क में क्या है कि आपके नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे जो नेशनल आपकी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट आर्टिकल। देखो इसमें क्या है, प्रीलिम्स फैक्ट में क्या है कि द इंडियन आर्मी इज सेट टू रिसीव इट्स फर्स्ट बैच ऑफ 3AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर्स इन दिसंबर, ठीक है। आपका ये हेलीकॉप्टर का नाम है AH-64E। इसको रिसेंटली क्या किया, रिसीव किया गया आपके कहाँ से, यूएसए से। अभी इसमें डिले हो गया था, यहाँ पे मेंशन भी है कि आफ्टर अ डिले ऑफ मोर देन 6 मंथ इसको रिसीव किया। दूसरा हम जानेंगे कि इंडिजीनियस लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर के बारे में, ठीक है। इसको कहाँ डिप्लॉय किया गया है, बेसिकली इसको लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है। और लद्दाख में क्यों किया गया है, क्योंकि है ना ये बहुत ज्यादा यानी 16,000 के एल्टीट्यूड तक क्या कर सकता है, आपके वर्क कर सकता है। तो इसको हमें लद्दाख के रीजन में डिप्लॉय किया है। इसके न्यूज भी देखेंगे हम। तो AH-64E है जो आपका अपाची हेलीकॉप्टर 64E है,
उसका क्या है, ओरिजिन कहाँ हुआ आपका, बोइंग यूएसए में हुआ है। किस चीज के लिए काम आता है, ये अटैक हेलीकॉप्टर है जो मल्टी रोल कॉम्पैक्ट करता है। इसके ट्विन इंजन है, 4 ब्लेड रोटर्स है इसके, मैक्सिमम स्पीड इसकी 279 किलोमीटर है। इनमें ना कुछ ऐसा प्रीलिम्स में आपकी स्टेटमेंट आ सकती है इस हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, है ना। एडवांस एडवांस सिस्टम्स है इसके अंदर, जैसे आपके टारगेट अच्छे से हो, ठीक है, नाइट विजन हो आपका प्रॉपर, है ना, मॉडर्न एविनोइक्स हो आपके, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, क्लोज एयर सपोर्ट हो, एंटी आर्मोर ऑपरेशन हो, आर्म्ड आपकी रिकंसिएशंस, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है आपका बेसिकली कि आपके जो टारगेट है उनको प्रॉपर मीट कर पाए, आपका नाइट विजन अच्छा हो, आपकी क्लोज एयर सपोर्ट हो, ठीक है, डिप्लॉयड इन इंडिया, ठीक है। 800 मिलियन इन फरवरी 2020 में इनके लिए स्पेंड किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा आपका लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर में क्या है कि हिंदुस्तान आपका एरियोनॉटिकल लिमिटेड, आपका एरियोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है। कई बार वन लाइनर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, डिफेंस वाले में, सीडीएस के एग्जाम में भी आ जाते हैं कि आपका ना हिंदुस्तान एरियोनॉटिकल लिमिटेड में क्या है आपका कंपनी है, इसने आपका ये हेलीकॉप्टर बनाया है। मल्टी रोल प्ले करता है, लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है आपका, ठीक है। एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च कर सकता है, आपके टारगेट गन्स है, रॉकेट्स है इसके अंदर, हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर है, एक्सट्रीम कोल्ड एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी ये क्या कर सकता है, 16,000 फीट तक ये क्या कर सकता है आपका फंक्शन कर सकता है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हो जाता है इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे से है। इसमें क्या बोला, रिप्लेसिंग एजिंग सिग्नलिंग सिस्टम दैट हैव एक्सीड देयर ऑपरेशनल लाइफ स्पैन। ये क्या बोल रहा है कि जो आपकी सिग्नल्स है उनकी एजिंग होगी, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली एक वो देखा था रेल एक्सीडेंट, यहाँ पे मेंशन भी होगा नीचे, जिसके अंदर क्या था कि 3 ट्रेन आपका क्या हो गया था, कोलैप्स हो गई थी। उसमें क्या हुआ, किस वजह से हुआ था, आपके सिग्नल्स की वजह से हुआ था। सिग्नल्स क्या है, बहुत लंबे टाइम हो गया उनको लगाए हुए, तो हमें उसको क्या करने के लिए दोबारा रीबिल्ड करने की, रिविजिट करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इम्प्रूव स्टाफ ट्रेनिंग करने की भी रिक्वायरमेंट है। इसमें यही बोल रहे हैं एजिंग आपका सिग्नलिंग सिस्टम इंडियन रेलवे। इसमें क्या बोल रहा है, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुकी है आपकी, ठीक है, आउटलिव्ड है, उसको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशंस, जैसे कोस्ट डिस्ट्रप्शन सच एज डिले इन ट्रेनिंग, ऑपरेशन में डिले हो रही है आपकी, जिससे क्या हो रहा है आपका रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बढ़ रहा है। रिसेंटली एक्सीडेंट्स आपने जो देखा है बलासोर ट्रिपल ट्रेन कोलिजन में जून 2023 में आपने देखा था कि सिग्नल फेलियर की वजह से, है ना। उसके अलावा हम फ्यूचर स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, इसमें क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ आउटडेटेड सिग्नल्स है हमारे पास, प्राइम इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। ये प्राइम इनिशिएटिव आप मेंशन कर सकते हैं रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे कैसे आप इसको मेंशन कर सकते हैं, प्लान फॉर रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस इफेक्टिवनेस, कैसे उसकी रिलायबिलिटी है, कैसे उसका ट्रस्ट है, उसको वो करो आप इंप्रूव करो। सेकंड आपकी इफेक्टिवनेस लेके आओ, है ना, उस सिस्टम में। तो ये प्राइम आपका बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है किस चीज में, आपके रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद स्टाफ को ट्रेनिंग करो, क्लब करो, कल्ट करो, प्रिवेंट करो, है ना, मिनिमाइज सिग्नलिंग फेलियर करो, है ना, कम से कम आपके सिग्नल फेल हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है आपके सेफ्टी एम्फेसाइज, सेफ्टी एम्फेसाइज में क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाओ, एक्सीडेंट को प्रिवेंशन करो, इंप्रूव करो आपके ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स को। ये सब आपके कुछ मेजर्स थे, आप इसको मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट हमारा प्रीलिम्स एक्ट में है कि रिसेंटली एक स्टडी में पाया गया है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज एज रिसेंट एज 120 मिलियन ईयर अगो चैलेंजिंग प्रीवियस बिलीफ दैट इट सीज अराउंड अ बिलियन ईयर अगो। मतलब अभी रिसेंटली स्टडी में ये पाया गया है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज जो मून के अंदर हुई बहुत पुरानी नहीं है, वो रिसेंट 120 मिलियन ईयर के अगो की है, जिसको हम क्या मानते थे कि बिलियंस ईयर अगो पहले वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है, ठीक है। तो ये आपका लूनार ग्लास बीड्स फ्रॉम द चेइंग 5 मिशन था चाइना का, इन्होंने ये बात बोली है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, हमारा भी गगनयान मिशन जा रहा है ना वहां पे। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस एनालाइज लूनार ग्लास ब्रेड कोलेक्टेड बाय द चेंग 5 मिशन ने वहां पे कोलेक्ट किया है, वहां के जो वोल्केनिक ओरिजिन के केमिकल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको कोलेक्ट किया। और ये स्टडी सामने आई है कि वो बहुत पुरानी वोल्केनिक इरप्शन नहीं है, वो कुछ मिलियंस ईयर अगो पहले ही हुआ है, ठीक है। इंडिया का क्या है आपका, सॉरी गगनयान नहीं, चंद्रयान, इंडियन इंडियन चंद्रयान मिशन में फर्दर एक्सप्लोर द मून वोल्केनिक हिस्ट्री को आप क्या कर सकते हो, इंडियन जो चंद्रयान है वो क्या कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसमें अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें क्या है आपका
retractions in scientific literatures are increasing due to misconduct, error and the influence of paper mills. ठीक है, retractions क्या है आपके? retractions का मतलब होता है बेसिकली आपका जो एरर आती है या आपके जो क्रिएशंस की है वो प्रॉपर नहीं हुई है या कुछ तो उसमें मिस्टेक हुई है ना, बेसिकली आपका मिसकंडक्ट हुआ है, एरर आया, इन्फ्लुएंस ऑफ पेपर मिल्स हुआ है ना, उसके रिगार्डिंग में देखो ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं एक जगह या दो जगह इसको मेंशन कर सकते हैं एज ए टर्म कि भाई आपकी जो थीसिस लिखी जाती है, ठीक है, उसमें कुछ क्रिएशंस क्या होता है कि थीसिस हम लिख रहे हैं बट इतनी थीसिस लिखते हैं कई बार उनमें क्या होता है इलॉजिकल होती है या एरर होती है या प्रॉपर डेटा नहीं होता है या जो डेटा दिया गया है उसमें एरर्स आ जाती हैं, तो उन थीसिस की ही बात है। तो इसमें क्या है, रिट्रैक्शंस इज अ फॉर्मल विड्रॉल, फॉर्मल मतलब विड्रॉ किया गया है ऑफ अ पब्लिश्ड scientific paper from academic literature due to significant error, misconduct और आपका fraudulent data। ठीक है, फ्रॉड आपकी जो डेटा है इसमें क्या बोल रहा है कि आपके है ना जो आपके साइंटिफिक आपका क्या बोल रहे हैं कि साइंटिफिक आपका जो पेपर है जो आपका एकेडमी का, वहां से क्या करता है, फॉर्मल विड्रॉल करता है जो आपके साइंटिफिक जितने भी पब्लिकेशंस हुई है उनको किसी एरर या किसी मिसकंडक्ट की वजह से। ठीक है, इसके अलावा क्या है, फाइंडिंग्स आर डीम्ड अनरिलायबल, अनरिलायबल है। ठीक है, रिट्रैक्शंस इंडेक्स क्या बोलता है, इसमें क्या होता है, मतलब बेसिकली रिट्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है कि कितने परसेंट आपकी एरर्स हैं या मिसकंडक्ट हैं जो आप पब्लिश कर रहे हो उसके अंदर, है ना, कितनी ऐसे पब्लिशर्स पेपर्स हैं जो आपके साइंटिफिक एकेडमी के अंदर क्या है आपके एरर या मिसकंडक्ट से हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिट्रैक्शंस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पब्लिश्ड आर्टिकल, जो टोटल नंबर ऑफ पब्लिश आपने आर्टिकल किए उसका कितना परसेंट, कितनी फ्रीक्वेंसी है जिसमें मिसकंडक्ट हुआ है ना। और इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, एरर आर आइडेंटिफाइड टू मेंटेन साइंटिफिक इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो रिसर्चर है उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, उनकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि जो वो रिसर्च कर रहे हैं, जो थीसिस लिख रहे हैं वो क्या हो, आपके साइंटिफिक एकेडमी के अकॉर्डिंग हो, लेस एरर हो और एक आपकी जो जिसको बोलते हैं ना कि मजबूत डेटा हो, मतलब एक आपकी प्रॉपर थीसिस हो, रादर देन आप उसमें मिसकंडक्ट हो या एरर हो जिसकी वजह से हमें बाद में क्या करने पड़ रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट से निकालना पड़ रहा है। ठीक है, इससे इम्पैक्ट क्या होगा कि आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी, जो भी कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, आपकी जो फंडिंग अपॉर्चुनिटी वो कम होगी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल की क्रेडिबिलिटी हार्म होगी। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि रिसर्च एथिक्स करो, आपके इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग लगाओ, ठीक है, एकेडमिक पर्पस प्रॉपर उसको रिव्यू करो, बार बार चेक करो, उसके जो डेटा उसको चेक करो कि वो सही है कि नहीं है ना। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हो जाता है इंडियन पॉलिटी जुडिशरी से रिलेटेड। रिसेंटली द बॉम्बे हाई कोर्ट रूल दैट द गवर्नमेंट्स फैक्ट चेकिंग यूनिट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, किसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है, फैक्ट चेकिंग यूनिट्स को। इसमें क्या है कि 2020 में आपके आईटी रूल्स आए थे, आईटी रूल के अंदर क्या थे, आपके फैक्ट चेकिंग यूनिट्स होगी, ये किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। फैक्ट चेकिंग जो यूनिट होगी ना वो क्या करेगी आपकी, वो करेगी आपकी इसमें मेंशन है, वो आपके देखिए कि फेक, फोल्स और मिसलीडिंग ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आपका यूट्यूब फॉर्म में हो, आपका व्हाट्सएप फॉर्म में हो, टेलीग्राम, मतलब किसी भी फॉर्म में अगर कोई भी आपके इस यूनिट को, फैक्ट चेकिंग यूनिट को अगर ऐसा लगता है कि वो फेक है, फोल्स है या मिसकंडक्टिंग है, तो इन सर्कमस्टांसेस में वो आपको वार्निंग दे सकते हैं कि 36 आवर्स में आप इसको क्या करो, आपके कंटेंट को हटा लो प्लेटफॉर्म से। अगर आप नहीं हटाते तो आपके अगेंस्ट क्या हो सकती है, गवर्नमेंट में क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है ना। तो इसमें क्या है, इसमें आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, पर स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 है वो हार्म हो रहा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल इसी वजह से आपके बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला है, इस पिटिशन डाली गई थी कि बैलेंस बिटवीन कॉम्बैक्टिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड सेफ गार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया। ठीक है, कि सेफ गार्ड करना है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास दो चीजें थी, एक तो आपका जो ये यूनिट होगी, सेकंड आपका क्या था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका फंडामेंटल राइट था। तो अगर आप अपने विचार को व्यक्त कर रहे हो बट आपकी बहुत वेग डेफिनेशन थी इसकी अंदर, आपके फोल्स केसेस की, मिसकंडक्ट केसेस की, तो जो मीट नहीं कर पा रही थी, इसलिए इसको क्या कर दिया, अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, मतलब जो आपके फैक्ट चेकिंग यूनिट्स थी, किसके अंदर, आपके अमेंडमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट रूल 2024 के अंदर ही इसको क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया था। फेक, फॉल्स और मिस लीडिंग की जो भी इंफॉर्मेशन उसको चेक करती थी, उसको वार्न करती थी, 36 आवर का टाइम देती थी। ठीक है, रीजनेबल एफर्ट्स टू प्रिवेंट यूजर टू अपलोडिंग फ्लज कंटेंट
विद इन 36 आवर में क्या करना होता है, मेंटेन, उसको रिमूव कर देना होता है जो कंटेंट आपने डाला है और आपकी यूनिट ने क्या बोला है कि भाई ये कंटेंट फॉल्स है, मिसकंडक्टिंग कर रहा है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, आप इसको रिमूव कर लो। ठीक है, कोर्ट ने क्या इनवैलिडेशन रैशनल बताई है 2000 सितंबर 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि आपकी एफसीयू यूनिट है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड वेग है। इसका रीजन उन्होंने क्या बताया है कि जो आर्बिट्रेरीनेस दिखाता है, इन फ्रीजिंग दिखाता है अपॉन द फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोटेक्ट अंडर आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके आर्टिकल 19(2) के अंदर जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आर्टिकल है उसके खिलाफ दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी एफसीयू क्या है, आर्बिट्रेरीनेस दिखा रही है। अगर गवर्नमेंट को लगता है ये कंटेंट वैलिड है लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है कि भाई मेरी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो तो कहीं भी उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकती है, तो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरीनेस का सिंबल है। ठीक है, फेक, फॉल्स और मिसकंडक्टिंग को डिफाइन नहीं कर रखा है प्रॉपर। ठीक है, ओवर ब्रॉड एंड वेग इसकी डेफिनेशन है जो कि है ना पोटेंशियल दिखाती है मिसयूजिंग बाय द गवर्नमेंट, कैसे गवर्नमेंट उसको मिसयूज कर सकती है। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, चिलिंग इफेक्ट है। चिलिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज की बहुत बड़ी डेफिनेशन या बहुत ही वेग डेफिनेशन को बोल रहे हैं, तो उसको ये शो कर रहा है, इसलिए कोर्ट ने क्या किया है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। अब नेसेसरी क्या होता है गवर्नमेंट के लिए कि रिवाइज करो, ठीक है, उसको क्लियरली डिफाइन करो। अगर वे फॉरवर्ड में आता है तो क्लियरली डिफाइन करो प्रोसीड्यूर को एंड सेफगार्ड्स लाओ, मैकेनिज्म लाओ दैट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को क्या करें, वो देखें। ठीक है, उसके अलावा क्या है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आपके उसमें बैलेंस बना के रखे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल एनालिसिस हो जाता है। एडिटोरियल एनालिसिस में आपके क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इन conformity with the sustainable development goal for 2030. It intends to restructuring and the reorient the education system in India, critically examine the statement। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, हमने बहुत दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं, आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो टर्म आई है हमें वो टर्म देखनी है आज। ठीक है, इसमें देखो आपके नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, हम आज इस टर्म को पढ़ेंगे। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या होता है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क वो होता है बेसिकली आपके एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या मिलता है, आपने कंप्यूटर आपने डिप्लोमा लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि आपने कंप्यूटर किया, आपने टाइपिंग का किया तो आपको टाइपिंग का मिल गया, आपने स्विमिंग का किया आपको स्विमिंग का मिल गया। ठीक है, आपने स्टोर कीपर का एज ए डिप्लोमा लिया आपको उसका मिल गया ना, आपने रूरल डेवलपमेंट हेल्थ केयर में अगर डिप्लोमा लिया तो आपको उसका सर्टिफिकेट। अब ये क्या हो रहा है, आपके पास सर्टिफिकेट हो रहे हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कॉलोनियल टाइम से कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें क्या एरर था कि आप 4 साल तक अगर आपने ये डिसाइड कर लिया मुझे अगर बीकॉम करनी है तो आप कंटिन्यूस बीकॉम कर रहे हो, बट आपके बीच में आपको ऐसा फील हुआ कि दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं इसकी बजाय कहीं और ट्रांसफर हो सकता हूँ, तो आप क्या कर रहे हो कि आप चेंज कर रहे हो। तो जितने साल आपने वहां पे काम किया है, चाहे वो 2 साल हो 1 साल हो, वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। ये क्या है, कार्ड ऑफ क्रेडिट्स है। ठीक है, ये जो क्रेडिट यूज किया गया ना, ये क्रेडिट्स है। ये क्रेडिट्स क्या कर रहे हैं, आपके इन क्रेडिट्स को कोलैबोरेट करो। ठीक है, इन क्रेडिट्स से आप क्या कर रहे हो, अपना एक फ्रेमवर्क बना रहे हो। अब आपको कहीं और फील्ड में जाना है तो आप उन क्रेडिट को शो कर सकते हो कि मेरा नेशनल जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है, मतलब मेरे जो नेशनल एजुकेशन में क्रेडिट रहे हैं वो ये रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्या था, ये क्रेडिट्स कुछ एजुकेशन सिस्टम में थे, बट इसको कहाँ से शुरू किया गया है, इसको आपके स्कूलिंग मतलब आपके बेसिकली जो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलिंग है वहां से ही इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें पर्टिकुलरली किसकी बात करी है कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात की है। इसका मतलब क्या है, बैलेंसिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, जो आपकी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है उसमें आपको क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसको बैलेंस किया जाएगा आपके एजुकेशन के साथ। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि भाई ये बहुत अनसुटेबल है, ये मतलब इसको इंप्लीमेंट करना इतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा। ठीक है, अब भाई वही कॉलोनियल माइंडसेट की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा था उसमें एक हमने नेक्स्ट स्टेप लिया कि कैसे हम उसको क्रेडिट में वो करें। ये कहाँ से, स्कूल में आपके हायर वोकेशनल स्किल एजुकेशन सब में आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, उन क्रेडिट के बेस पे आपकी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आपको किस साइड मूव करना है, उनकी वैल्यू होगी, वो एड ऑन होंगे आपके फर्दर कोर्सेज में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ब्लीडिंग सॉरी ब्लेंडिंग एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन, आपकी जो एकेडमिक एजुकेशन है और आपकी जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको मिक्सअप करना, और आपके जो क्रेडिट्स है उनकी एक वैल्यू हो गया, आपको रीजनेबल चीजें मिले। ठीक है, ये आपकी एजुकेशन पॉलिसी का बेसिकली मेन मोटिव है आपके नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ। सेवरल ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी टेम्पलेटेड
फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग स्कूल हो गया, आपके हायर वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन हो गया, ठीक है। यूजिंग द एनसीएफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन गिव अ यूनिफाइड accumulation and transfer of the credits across multidisciplinary education including skill education। इसमें वही बोल रहा है कि आपकी कैसे एक मल्टी एजुकेशनल सिस्टम को आपके क्रेडिट के द्वारा क्या कर रहे हैं, ये ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट, कैसे फ्लेक्सिबल रहेगा कि आपके स्टूडेंट के पास क्रेडिट्स आ जाएंगे, ठीक है, वो चाहे टीचिंग के हो चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, तो वो आपकी वैल्यू इनहेंस करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपकी कि जो आपके नेचर ऑफ एनईपी पे इश्यूज हैं उनको आप रिमूव करो, नीड है आपकी जो डायनेमिक सब्जेक्ट लेके आओ, एंश्योर करो फ्लेक्सिबिलिटी को, प्रमोट करो स्किल एंड रिवाइजिंग द करिकुलम को बार बार रिवाइज करो, जो आपके अपडेट आए उनको आप इंक्लूड करो, इम्फेसाइजिंग करो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो स्टूडेंट्स को भी टीचर्स को भी आपके ना हायर एजुकेशन में, इम्फेसाइज करो, स्किल अपग्रेड करो, ठीक है, न्यू पाथ ऑफ ग्रोइंग लेके आओ, कॉन्टिन्यूअस अडॉप्शन इज द की है, ठीक है, बार बार उसको अडॉप्ट करो। नीड फॉर रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही आपके नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। मल्टी डिसिप्लिनरी आपकी अप्रोच होनी चाहिए, फोकस एट लोअर लेवल पे आपका फोकस होना चाहिए, स्कूलिंग पे, ठीक है, आपके वोकेशनल ट्रेनिंग पे, अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज सोशल मोबिलिटी के लिए आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, फोकस ऑन स्किल एंड अचीविंग द बैलेंस। ये पॉइंट्स हम कर चुके हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, बट आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आपके लिए समझना आज इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल डील विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है। वो वॉज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857 में, कौन से लीडर आपके बरेली के क्या रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। उसके बाद आपका निशार सैटेलाइट है, वो जॉइंटली ऑपरेशन है कौन कौन सी कंट्रीज का, सॉरी कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज का। फंडामेंटल राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल से डील करता है, ये तो 19(2) से डील करता है, हमने आर्टिकल में ही कवर किया है। इसके अलावा एजुकेशन सब्जेक्ट है वो आपके किसके अंदर आता है, 7th जो शेड्यूल है जहाँ पे लिस्ट आपकी कंकरेंट है, स्टेट है और आपकी सेंटर है, तो कौन सी लिस्ट में आते हैं, ये आप मुझे 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की क्लास में इतना ही था, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ।